हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो हम लोग को आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चरल पार्ट और दूसरा स्टीरियो का ज्योमेट्रिकल पार्ट खत्म हो चुका है। आज हम लोग शुरू करने वाले नया वाला पार्ट, दैट इज ऑप्टिकल पार्ट। देखो, ऑप्टिकल पार्ट जो होता है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से क्योंकि इसमें इमेजिनेशन करना बहुत ज़्यादा है। और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के आप सिंपल ऐसे समझो कि दो कंपाउंड, जो एक आपका ऑप्टिकल जिसका क्लॉकवाइज रोटेशन और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। आप सबने ग्लूकोज खाया होगा ना, ग्लूकोज डी ग्लूकोज खाते ही आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, जबकि उसी का एल फॉर्म अगर आप खाओगे तो आपके बॉडी में कोई एनर्जी नहीं मिलने वाला। सो सिर्फ क्या चेंज हुआ, ऑप्टिकल रोटेशन का चेंज है। ड्यू टू ऑप्टिकल रोटेशन एक मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाता है, एनर्जी का मेन सोर्स हो जाता है, और दूसरा ऑप्टिकल रोटेशन क्लॉकवाइज किसी का एंटी क्लॉकवाइज होने से वो पूरा का पूरा हमारा जो सोर्स एनर्जी का वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। सो ऐसा क्या होता होगा किसी भी मॉलिक्यूल में, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज किसकी वजह से बदलती होंगी कि हमारा पूरा मॉलिक्यूल ही अपना एक्टिविटी ही बदल देता होगा। इसी चीज को समझने के लिए हमें पूरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ना है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जो ऑप्टिकल एक्टिविटी पार्ट है बच्चों, आज हमें वो पढ़ना है। तो हम लोग शुरू करने वाले ऑप्टिकल आइसोमर्स। एज यू ऑल नो, ऑप्टिकल आइसोमर्स की जब भी हम बात करेंगे तो हमारी बात किससे होगी, लाइट से होगी। लाइट कहने का मतलब क्या है, प्रकाश से। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो लाइट की वजह से घटेगा या बढ़ेगा। तो हमें यही देखना है कि लाइट की वजह से क्या घटेगा और क्या बढ़ेगा। अकॉर्डिंगली हम लोग हर एक चीज यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं शुरू करने वाला हूं बच्चों। सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल आइसोमर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। सबसे पहले उस पर जाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा, कुछ सिंपल से सवाल है, ठीक है। आइसोमर्स, अब जैसा आपको मिल गया कि ऑप्टिकल आइसोमर है, आप क्या समझते हो ऑप्टिकल आइसोमर से, आप क्या समझते हो, क्या मतलब होता है इसका, कैसे पता चलेगा कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमर है भी या नहीं है, वो किन बातों पे डिपेंडेंट होगा। हमें इन सभी बातों को जो डिस्कशन करना है वही हमारा बच्चों ऑप्टिकल आइसोमर है। सो लेट्स सी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑप्टिकल आइसोमर की जब भी बात आएगी, हम सब जानते हैं आपके घर में जो आपका ट्यूबलाइट सामने जल रहा है, जो भी लाइट आपके घर के आसपास जल रहा है, आप सब मुझे बताओ, क्या उसमें से लाइट सीधा आपके तरफ आ रहा है या वो लाइट चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सभी लोग बताओ, वो लाइट केवल आपके तरफ आ रहा है, वो चारों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ, क्या है वो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या किसी एक पर्टिकुलर साइड ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। विच वन इज करेक्ट, सबसे पहले आप लोग को ये बताना है। मैं बताता हूं, ये आपके घर का लाइट है, ये मैंने जला दिया, ठीक। अब ये लाइट जलेगा, जिसमें से क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा। क्या ये प्रकाश केवल आपके तरफ आ रहा है, आपके साइड नहीं, ये प्रकाश हर तरफ फैल रहा है, हर डायरेक्शन में फैल रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों व्हाइट लाइट। दिस इज कॉल्ड व्हाइट लाइट। इट इज प्रोपगेटेड इन ऑल डायरेक्शन। अब क्योंकि हर डायरेक्शन में जो जाएगा वो अपने इंपॉर्टेंस का ज्यादा नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहां पे लगाना है एक तो छोटा सा स्लिट। स्लिट का काम क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लाइट को यहां से जाने देगा, ठीक है। ये बाकी जगह के लाइटों को पास नहीं होने देगा, यहां से यहां जो जाएगा उस लाइट को पास होने देगा। बाकी जो टेढ़े मेढ़े लाइट होंगे उन सबको क्या करेगा, छाट देगा, छटनी कर देता है। इस लाइट को हम स्लिट से पास करने के बाद टकराते हैं एक स्पेशल टाइप के प्रिज्म से, जिसका नाम होता है निकोल्स प्रिज्म। इस प्रिज्म का क्या नाम है, निकोल्स प्रिज्म। अब समझिएगा इसका क्या इंपॉर्टेंस है। दिस इज कॉल्ड निकोल्स प्रिज्म। देखो भैया, ये एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म होता है। जैसे आप दरवाजे, जैसे आपके घर में दरवाजा है ना, आपके घर में जो दरवाजा है, ध्यान समझिएगा, उस दरवाजे से अगर आप ऐसे सीधा आपको ले आया जाए तो आप एंट्री कर जाओगे ना, बट यही दरवाजे पे आपको लेटा के ऐसे हॉरिजॉन्टल करके लाया जाए तो क्या आप उस दरवाजे के अंदर आ पाओगे, क्या पॉसिबल है उस दरवाजे के अंदर लेट के हॉरिजॉन्टली एंटर करना, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमारी बॉडी की जो हमारी लंबाई है और जो दरवाजे का चौड़ाई है वो दोनों अलग अलग हैं, तो उसमें हम एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो निकोल्स प्रिज्म एक तरीके का फिल्टर होता है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लाइट को आने देगा, बाकी सबको क्या करेगा, पास आउट कर देगा। सो व्हाइट लाइट को मैं ऐसे बना देता हूं, ये इधर भी प्रोपगेट होगा, इधर भी प्रोपगेट होगा, है ना, इधर भी प्रोपगेट होगा, इधर हर तरफ क्या होगा, इक्वली प्रोपगेट। ये है, मान लेते हैं हमारा निकोल्स प्रिज्म। सपोज दैट हमारे पास इसके अंदर वर्टिकल फिल्टर्स थे, तो ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों वर्टिकल लाइट्स को प्रोपगेट होकर इधर आने देगा, बाकी सबकी छटनी करके वापस भेज देगा, ठीक है। बाकी सभी लाइट क्या होंगे, यहीं से इसी दरवाजे से वापस चले जाएंगे, इधर तक नहीं आ पाएंगे। ये जो लाइट इस फिल्टर से निकल के आए, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दिस इज कॉल्ड प्लेन
पोलराइज्ड लाइट। ध्यान दीजिएगा, दिस इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब एक बार ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमारा बन गया। अब डिफिनेशन आएगा, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज पीपीएल। पीपीएल बोले तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये लाइट का देखो, ये डायरेक्शन एकदम फिक्स है, वर्टिकली प्रोपागेट हो रहे हैं, हर डायरेक्शन में नहीं है। इनका डायरेक्शन क्या है, सिर्फ एक है वर्टिकल डायरेक्शन, बाकी डायरेक्शन में इसका प्रोपागेशन बच्चों नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और ये सिर्फ एक ही प्लेन में पोलराइज होते हैं। सो दे आर कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक, अब ध्यान से देखो, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट का क्या खास होता है, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या खास होता है। ये लाइट एक प्रोपगेशन में डायरेक्ट होगा तो हमें इसका डायरेक्शन नोन होगा, इसका डायरेक्शन हमें पता है कि इस लाइट का प्रोपगेशन वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, कहां है ये फिक्स है। अगर मॉलिक्यूल पे टकराने के बाद उसके रोटेशन में चेंज आया, दैट रोटेशन इज कॉल्ड ऑप्टिकल रोटेशन। और अगर मॉलिक्यूल से टकराने के बाद उस लाइट का डायरेक्शन नहीं बदलेगा, देन दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। तो अब बच्चों जिन चीजों को हमें पढ़ना होगा, उनको हम जिन कंपाउंड की स्टडी करनी होती है, हमें क्या करना होता है, उन कंपाउंड को, एक ग्लास का मटेरियल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूवेट, इसको क्यूवेट कहा जाता है। अभी मैं लिखता हूं, इसके अंदर क्या करते हैं, क्यूवेट के अंदर उसको भर दिया जाता है। जैसे मान लो कोई सैंपल है, इसके अंदर हमने क्या किया, भर दिया। जिस केमिकल को आपको स्टडी करना है उसको वाटर में डिजोल्व करना है, डिजोल्व करने के बाद इसके अंदर भर देना है। ठीक, ये पूरा भर गया, इसके अंदर पूरा सोल्यूशन है। अब हमको क्या करना है, सोल्यूशन भर गया, इस लाइट को इसके थ्रू पास करो, इस लाइट को इसके थ्रू पास करो। क्या पॉसिबिलिटीज हैं, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे 3 चीजें हो सकती हैं, ध्यान से देखिएगा, 3 चीजें हो सकती हैं। क्या क्या, पहला, ये लाइट जैसे आया था वैसे ही निकल जाए, कोई एक्शन ना हो मॉलिक्यूल के साथ। अब आप लोग बताओ, जो लाइट हमारा आया वो हमारे मॉलिक्यूल के साथ कोई एक्शन नहीं कर रहा, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो इसको ऑप्टिकल एक्टिव बोलेंगे कि ऑप्टिकल इनएक्टिव बोलेंगे। ऑप्टिकल मतलब लाइट, लाइट के साथ एक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, सो क्या बोलेंगे जरा बताओ तो, दिस इज कॉल्ड इनएक्टिव है। क्लियर हुआ, ऑप्टिकल इनएक्टिव। व्हाई, बिकॉज दे आर नॉट शोइंग एनी एक्टिविटी विद द सैंपल। हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट गिवन सैंपल के साथ कोई एक्टिविटी शो नहीं करता है। जिस सैंपल में आपने इसको भरा है उस सैंपल ट्यूब का नाम है, उसको क्यूवेट का कहते हैं, और इसको हम लोग पोलारीमीटर ट्यूब कहते हैं। दिस इज कॉल्ड पोलारीमीटर ट्यूब। ठीक है, जिसमें मॉलिक्यूल भरा गया है। अब रोटेशन नहीं हुआ, जैसे था वैसे निकल गया, दिस इज कॉल्ड, कलर चेंज कर दें, कौन सा कलर, 1 मिनट मुझे देख लेने दो। जस्ट 1 मिनट ना। अब दिखेगा, ठीक, अभी दिखेगा साफ साफ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव। अब एक और पॉसिबिलिटी, इस मॉलिक्यूल को यहां से थीटा डिग्री पे क्लॉकवाइज रोटेट कर दे। ये रोटेशन किधर हो जाए, क्लॉकवाइज। देखो इसका एंगल चेंज हुआ ना, किधर चला गया रोटेट होके, क्लॉकवाइज, राइट हैंड साइड। दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज रोटेशन। एक पॉसिबिलिटी ये है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, फिर थीटा एंगल पे रोटेट करे, बट दिस टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ये सीधा था, आप किधर घूम गया, एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। अब आप लोग बताओ, ये दोनों केस ऑप्टिकल एक्टिव का है कि इनएक्टिव का है। इन दोनों केस में अगर ध्यान से देखा जाए तो इन ऑल दीज 2 केसेस हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है, पहला, ये रोटेशन है क्लॉकवाइज, दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। तो अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होगा देन इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दिस इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, ये हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया, जिसको स्मॉल डी या प्लस साइन से रिप्रेजेंट करा जाता है, स्मॉल डी या प्लस साइन से। और ये जो सिचुएशन है ये ऑप्टिकल एक्टिव होने का है। इस समय हमारा मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि रोटेशन हुआ है, थीटा एंगल पे चेंज हुआ है। ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, बट इस टाइम हमारा रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इधर हुआ है। सो अगर ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज, सो अगर कोई लीवो रोटेटरी है,
सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल या स्मॉल एल से या माइनस साइन से कहा जाएगा। और ये सिचुएशन भी हमारा क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव का है। दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकल एक्टिव। अब ये तीनों चीज आपको समझ में आया सभी लोगों को? क्यूबेट वैसा फ्लिंट ग्लास का या हमारा क्रुक्स ग्लास का बना होता है। बहुत ही मजबूत मटेरियल होता है क्यूबेट और बहुत ही स्ट्रांग होता है। ये बना होता है स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास का, बहुत ही मजबूत होता है, बहुत महंगा आता है। ठीक है, अब इतनी बात सबको समझ में आई। सबसे पहले देखो ये तीन चीज है, प्लेन पोलराइज लाइट। अब इसमें कुछ टर्म है उसको मैं डिफाइन करूंगा, लिखवाने नहीं जा रहा हूं, आप लोग अपने से लिख लीजिएगा लिखना होगा तो। मैं कुछ चीजें डिफाइन करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना सारी बातें, जो बातें मैं डिफाइन करूंगा सब सुनना। सबसे पहला फर्स्ट थिंग, व्हाट इज प्लेन पोलराइज लाइट? प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है? सो प्लेन पोलराइज लाइट्स आर दोज लाइट विच हैज प्रोपोगेटेड इन ओनली सिंगल प्लेन। ऐसा लाइट जिसका प्रोपगेशन, जिसका बिखराव या जिसका फैलाव सिर्फ एक ही प्लेन पे होगा, हर डायरेक्शन में नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट। व्हाइट लाइट क्या होता है? दोज लाइट विच आर प्रोपोगेटेड इन ऑल डायरेक्शन, जो हर जगह फैला हो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, जो स्पेसिफिक हो, जिसका टारगेट फिक्स हो, वो कहलाता है प्लेन पोलराइज लाइट। ये एक पर्टिकुलर प्लेन पे है। अब व्हाट इज ऑप्टिकल रोटेशन? ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है? ये वर्ड जो थीटा देख रहे हो ना, थीटा इज कॉल्ड ऑप्टिकल रोटेशन। अभी कई सारी बातें इसमें समझाना है, पहले समझ लीजिए, अच्छे से समझिएगा। व्हाट इज ऑप्टिकल रोटेशन? अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज ऑप्टिकल रोटेशन, तो आप क्या डिफाइन करोगे? ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है? द चेंज इन एंगल ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, द चेंज इन एंगल ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, या कह सकते हो द रोटेशन एट विच प्लेन पोलराइज लाइट इज रोटेटेड इज कॉल्ड ऑप्टिकल रोटेशन। और वो एंगल क्या होगा? थीटा। द एंगल एट विच प्लेन पोलराइज लाइट इज रोटेटेड इज कॉल्ड ऑप्टिकल रोटेशन। क्लियर हुआ ना? अगर प्लेन पोलराइज लाइट थीटा एंगल पर रोटेट होगा देन दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल रोटेशन। एंड जो फिनोमिनन है उसको हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। एक्टिविटी का मीन्स है एक्शन हो रहा है, लाइट के साथ कुछ एक्शन है। इस सैंपल ने इस मॉलिक्यूल को थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया। अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, देन इट इज कॉल्ड कि थीटा इज रोटेटेड एट पॉजिटिव एंगल फ्रॉम जीरो। जीरो से पॉजिटिव पे रोटेट कर दिया, +5, +10, +20, +100, कुछ भी हो सकता है, प्लस में रोटेट किया। अगर लीवो रोटेटरी मैंने बोला तो जीरो से पीछे, मतलब कि माइनस में रोटेट करेगा, -10, -50, -70, -100, -200, निगेटिव की तरफ रोटेट करेगा। तो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो उसमें भी है, रोटेशन निगेटिव है तो हम लोग लीवो रोटेटरी बोलेंगे, पॉजिटिव है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे। अब दोनों में डिफरेंस समझो। आप सबने ग्लूकोज खाया होगा, सबने ग्लूकोज पिया होगा ना, ग्लूकोज को घोला होगा, गटक लिया होगा। इंस्टेंट एनर्जी, बहुत साल पहले एक तो दद्दा थे, अभी भी हैं, मरे नहीं हैं, वो ग्लूकोज का प्रचार किया करते थे। सभी को याद है ग्लूकोज का प्रचार? इंस्टेंट एनर्जी लाना है तो ग्लूकोज को पी जाना है, वो हमने सुना था। जो ग्लूकोज हमारा डी ग्लूकोज है उसका ऑप्टिकल रोटेशन जो थीटा है वो 92 डिग्री होता है, 92.4 या 5 डिग्री होता है प्लस में। और जो फ्रक्टोज है उसका -94 डिग्री होता है निगेटिव में। तो इस सब का इंपॉर्टेंस है बच्चों, सब का इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखिएगा। जितने भी चीजें आप सुनोगे सब का इंपॉर्टेंस है। इसमें से जितने बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज बच्चों सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं देख पा रहा हूँ बहुत कम बच्चे चैनल सब्सक्राइब किए, पढ़ तो सब रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। ये सब तो यही सब का पाप मिलेगा आगे चल के, है ना? तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लिया करो बच्चों, प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो। अब देखो जो बताने जा रहा हूं, ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्लेन पोलराइज लाइट, इतनी बातें सबको क्लियर हो गई? फटाफट बताओ, इतनी बातें सबको क्लियर हो गई? प्लेन पोलराइज लाइट, ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तब हम आगे चलने वाले हैं, कुछ और इसमें समझाना है। ये पूरा फिनोमिनन जिस मशीन में होता है उस मशीन का नाम है पोलारीमीटर। नाम याद रखना, पोलारीमीटर। ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर्ड किस इंस्ट्रूमेंट में मेजर किया जाता है? इन पोलारीमीटर। तो इस मशीन का जरूर नाम याद रखना, पोलारीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर ये पूरा फिनोमिनन को पता लगाया जाता है। नोट्स में भेज दूंगा, आप लोग समझने का प्रयास करिए, नोट्स में भेज दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ठीक, चलो अब आगे चलें। नेक्स्ट,
अब हम लोगों के पास एक बात देखो, ध्यान से सुनिएगा। हमने जो सैंपल लिया था बच्चों, ध्यान से सुनो एकदम बहुत अच्छे से, जो सैंपल ट्यूब लिया था जिसको हमने पोलारीमीटर ट्यूब बोला था, याद है? ये पोलारीमीटर ट्यूब में हमने कुछ मॉलिक्यूल भरा था, है ना? अब मॉलिक्यूल जो भरोगे, कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं उसको, कुछ ग्राम, कुछ ml या कुछ लीटर में भरा होगा। देखो सबसे पहले जो हमारा ऑप्टिकल रोटेशन है, ऑप्टिकल रोटेशन जो थीटा है, ध्यान से सुनना इसको अच्छे से, ऑप्टिकल रोटेशन दैट इज थीटा, ये दो चीज पे डिपेंड करता है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन इनटू डी। डी क्या होता है बताता हूं, ये डी होता है, थिकनेस होता है वो। तो ऑप्टिकल रोटेशन थीटा, जो थीटा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू डी, जहां पे सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है इन ग्राम पर ml, ग्राम पर ml में, और जो हमारा डी है वो है थिकनेस ऑफ ट्यूब, थिकनेस ऑफ ट्यूब, और जो थिकनेस ऑफ ट्यूब है बच्चों वो है डेसीमीटर में, डेसीमीटर। ठीक, अब क्या होता है जरा ये समझो, ये पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है ना ग्लास का है, तो जो ग्लास का है देखो ध्यान से, ये जो ग्लास का है, ग्लास के कुछ ना कुछ मोटाई होगी ना, तो मोटाई को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो डी बताता है थिकनेस, उस ट्यूब का थिकनेस है। ठीक, और इसको हम लोग डेसीमीटर में नापते हैं, कितना डेसीमीटर का है। एक सेंटीमीटर बराबर, एक सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, एक सेंटीमीटर बराबर हम बोल सकते हैं 1/10 डेसीमीटर, 1/10 डेसीमीटर होता है, या कह सकते हो 1 डेसीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 dm इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। अब देखो ध्यान से, अच्छे से समझिएगा इसको, हमें क्या करना है, इसके बाद इसके अंदर कुछ सोल्यूशन भरा है। अब जैसे मान लो, आप बहुत सिंपल समझिएगा, आपने पानी के अंदर 1 किलो नमक घोल दो या चीनी घोल दो, एक लोग पानी के अंदर आधा किलो चीनी घोले, एक लोग पानी के अंदर 10 ग्राम या 50 ग्राम चीनी घोले, किस सोल्यूशन का थिकनेस सबसे ज्यादा होगा, किस सोल्यूशन की गाढ़ापन, गाढ़ापन मतलब मोटाई या उसी को थिकनेस कह सकते हो, किस वाले सोल्यूशन का सबसे ज्यादा होगा, जरा फटाफट बताना। तो एक लोगों ने चीनी, 1 लीटर पानी में 1 किलो चीनी घोल दिया, एक ने आधा किलो चीनी घोला, एक ने 100 ग्राम घोला है, तो किस सोल्यूशन का थिकनेस सबसे ज्यादा होगा। कॉन्सेंट्रेशन मतलब थिकनेस होता है, सोल्यूशन की गहराई मतलब बोलते गाढ़ापन। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो सोल्यूशन मोटा होगा, थिकनेस होगा, सोल्यूशन पतला होगा तो थिकनेस कम होगा। अब देखो ध्यान से, क्यों ये हमने आपको समझाया कि जब इस पे प्लेन पोलराइज लाइट आता है ना, प्लेन पोलराइज लाइट, तो कितना रोटेट होगा वो दोनों बात पे डिपेंड करता है। एक तो इसके मोटाई से टकराएगा तो कुछ डेविएशन आएगा, दूसरा इस सोल्यूशन के अंदर कुछ मोटाई है, थिकनेस है, उससे टकराएगा, उससे भी कुछ डेविएशन आएगा, जो टोटल डेविएशन आएगा वो कॉन्सेंट्रेशन इनटू थिकनेस के क्या होगा, बराबर होगा। सो ऑप्टिकल रोटेशन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन एंड थिकनेस ऑफ द ट्यूब डी, so this is called theta directly proportional to c into d। यही मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ऑप्टिकल रोटेशन दो चीजों पे डिपेंडेंट होता है, एक सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा सोल्यूशन का जो ट्यूब जिसको लिए हो उस ट्यूब की मोटाई पे। तो दोनों बात समझ में आई सभी को, दोनों बात, हाँ बिल्कुल सही, और जितने में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है उसी का ज्यादा होगा। तो आप लोग को ये बात समझ में आ गई, आई होप कि ये बात सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर सभी को, आगे चलें। अब ध्यान से देखो, इसमें दो चीजें और आपको बतानी, इसके बाद अब दो बातें और हैं। एक तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल रोटेशन, एक वर्ड होता है बच्चों स्पेसिफिक रोटेशन। क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन, वो भी यहीं सीख लो, स्पेसिफिक रोटेशन, इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन होता है अल्फा और ऑप्टिकल रोटेशन होता है हमारा थीटा। दोनों में डिफरेंस देखो, या दोनों में सिमिलैरिटी या डिफरेंस क्या है अभी समझ आ जाएगा। देखो हमारा क्या था, थीटा जो था दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्यूब इनटू थिकनेस ऑफ द ट्यूब, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इनटू थिकनेस ऑफ ट्यूब। अब जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है दिस इज इक्वल टू हमारा हो जाता है अल्फा इनटू कॉन्सेंट्रेशन इनटू थिकनेस। अब देखो यहां पे क्या है, अल्फा इज कॉल्ड, जो हमारा ये अल्फा है दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन। अब अगर हम मान लें सपोज दैट
सपोज दैट C इज इक्वल टू 1, मतलब कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो गया एंड थिकनेस जो हो गया ट्यूब का वो भी क्या हो जाए 1, मतलब कॉन्सेंट्रेशन और थिकनेस दोनों को फिक्स कर दें कि ट्यूब की जो मोटाई है वो भी 1 डेसीमीटर होगा और जो ट्यूब का कॉन्सेंट्रेशन भरा गया है वो भी क्या है 1 मोल, ये 1 मोलर या कह सकते हो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर फिक्स कर दे 1 ग्राम पर ml, तो हमारा क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा। ये फॉर्मूला आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा ये फॉर्मूला आएगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन भी यूनिटी हो जाए और थिकनेस भी क्या हो जाए यूनिटी हो जाए, सो एट यूनिट कॉन्सेंट्रेशन एंड यूनिटी थिकनेस ऑफ द ट्यूब जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा वही स्पेसिफिक रोटेशन होगा। सो स्पेसिफिक रोटेशन कुछ नहीं है, स्पेसिफिक रोटेशन भी एक टाइप का ऑप्टिकल रोटेशन ही है। कब? जब सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन और थिकनेस ऑफ द ट्यूब यूनिटी ले लिया जाएगा, तो जो ऑप्टिकल रोटेशन हमारे ट्यूब का सॉल्यूशन में होगा या इंस्ट्रूमेंट में होगा दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन। मतलब अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, और स्पेसिफिक कंडीशन क्या है बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन और थिकनेस दोनों को यूनिटी ले लेना है। तो अगर आपसे डेफिनेशन आ गया कि डिफाइन स्पेसिफिक रोटेशन एंड ऑप्टिकल रोटेशन, तो स्पेसिफिक रोटेशन को क्या डिफाइन करोगे? स्पेसिफिक रोटेशन इज एक्ट वन टाइप ऑफ, मतलब कह सकते हो स्पेसिफिक रोटेशन इज ऑल्सो ऑप्टिकल रोटेशन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन एंड थिकनेस ऑफ द ट्यूब टेकन एज यूनिटी। उस केस में हमारा स्पेसिफिक रोटेशन ही ऑप्टिकल रोटेशन होगा। बट अगर कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी और थिकनेस यूनिटी नहीं लोगे तो जो रोटेशन होगा वो हमारा ऑप्टिकल रोटेशन कहलाएगा। बात समझ में आई सभी को? ये बात सभी को समझ में आई? फटाफट बताओ, कमेंट सेक्शन में आ जाओ सभी लोग। बच्चों वीडियो प्लीज लाइक कर दिया करिए, आप लोग वीडियो तो लाइक कर ही सकते हो ना, मैं देखता हूं तो लाइक ही नहीं करता सब। ये कर लिया करो, बाद में तुम लोग भूल जाते हो, मैं देखा हूं। बोलो, यहां तक समझ में आ गया? जी हाँ रवीना, ये बीएससी का 6th यूनिट है, पूरा का पूरा आपको 6th यूनिट में यही पढ़ना है कंप्लीट। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का 6th यूनिट देखो ना, यही है पूरा का पूरा। अभी मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट वाइज स्टार्ट करने वाला हूँ। यूनिट 1 2 3 4 5 लाइन से, ठीक है? बस 1-2 दिन का टाइम लगेगा, वो भी स्टार्ट करूंगा, जस्ट वेट। श्रुति यादव, फिर से बता दूं, जो ऑप्टिकल रोटेशन है वही स्पेसिफिक रोटेशन होता है, केवल तब कंडीशन को स्पेसिफाई करना होगा। एंड वो स्पेसिफाई कंडीशन क्या है? थिकनेस का ट्यूब भी हमें, मतलब ट्यूब का थिकनेस भी यूनिटी ले लेना है, और जो सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी क्या करना है? यूनिटी। जब दोनों को यूनिटी मतलब एक मान लोगे तो जो रोटेशन होएगा वही हमारा कहलाएगा स्पेसिफिक रोटेशन। दैट्स ऑल। ये कंप्लीट हो गया? ये कंप्लीट हो गया सभी को क्लियर? तो अब हमें पढ़ना है कि कौन से कंडीशन में कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होगा। कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, जिसको पता हो कमेंट सेक्शन में बताओ। कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो कौन से कंडीशंस हैं जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा? चलो बच्चों बताओ फटाफट। तो व्हाट आर द कंडीशन? अगर किसी मॉलिक्यूल को, अभी तो मैंने देखा कि मॉलिक्यूल एक्टिव कब होगा, है ना, पता चल गया कि मॉलिक्यूल एक्टिव कब होगा। बट कैसे पता चलेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल? क्या तुमको पानी में डिसॉल्व कर दे तो तुम ऑप्टिकल एक्टिव हो जाओगे? या आपके घर में कोई नमक रखा उसको पानी में डाल दे ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा? चीनी को उठाकर पानी में डाल दे ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा? कैसे पता चलेगा कौन सा मॉलिक्यूल? हमारे आसपास बहुत सारे केमिकल हैं, आपके लेबोरेटरी में हजारों केमिकल पड़े होंगे, क्या सभी केमिकल्स ऑप्टिकल एक्टिव हैं? आपके घर में बहुत सारे मसाले पड़े हैं, मसाले मतलब केमिकल ही तो है ना, बहुत कुछ पड़ा हुआ है, तो क्या सभी के सभी ऑप्टिकल एक्टिव हैं क्या? मेरे को ये जानना है क्या कंडीशन होगा किसी भी मॉलिक्यूल में, वो कौन सा कंडीशन या सिचुएशन होगा जो उसको एक्टिव बनाने वाला है? एनीबॉडी?
कोई भी बताओ कौन होगा ऑप्टिकल एक्टिव, क्या कंडीशन होगा, कुछ आइडिया? नहीं सर मेरा तो जियो है ना, आइडिया मेरा है। चलो मैं बताता हूं। दो कंडीशन है। पहला कंडीशन, पूरे मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन्स एनी टाइप ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट कंडीशन है मॉलिक्यूल should not contains any type of symmetry। मॉलिक्यूल को किसी भी प्रकार का सिमेट्री रखने को अलाउ नहीं है। सिमेट्री क्या होता है अभी पढ़ाऊंगा, अभी जस्ट पढ़ाऊंगा। दूसरा बी क्या है, मॉलिक्यूल में एटलीस्ट वन एसिमेट्रिक या कायरल सेंटर होना चाहिए। ठीक है। दूसरा कंडीशन है मॉलिक्यूल मस्ट हैव एटलीस्ट वन एसिमेट्रिक और कायरल सेंटर मस्ट बी प्रेजेंट। अभी ये भी पढ़ाऊंगा एसिमेट्रिक क्या होता है। एसिमेट्रिक और कायरल सेंटर मस्ट बी प्रेजेंट। कायरल सेंटर होना चाहिए, बस ये दो कंडीशन है, यही दो कंडीशन है। अगर मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करना है देन इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। दोनों में से कोई एक होना मतलब दोनों जरूरी है, एक नहीं। कहने का मतलब है दोनों जरूरी है। पहला तो हमें सवाल आएगा सर ये सिमेट्री क्या होता है, ये कौन सा बावासीर है सिमेट्री। उसके बाद चलो सिमेट्री के बाद एसिमेट्रिक क्या होता है, इन दोनों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग शुरू करेंगे सिमेट्री, सिमेट्री खत्म कर लेंगे तो फिर आएंगे हम लोग एसिमेट्रिक सेंटर पे या कायरल सेंटर पे। क्लियर है। अब जब भी आपसे कंडीशन कोई पूछ ले, चलते फिरते आपका छोटा भाई बहन क्लास में, आपके घर में सब छोटे भाई बहन पढ़ने वाले अगर होंगे तो आप सबको बताना पड़ेगा। कितने लोग नीट वाले हो, नीट जेई वाले कितने लोग हो? नीट जेई में तो ये सब पक्का आएगा, 100% आना है। और ये बीएससी का भी सिलेबस है। ये मतलब ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना ये हर जगह कॉमन है, सबको पढ़ना। बिना इसके आप केमिस्ट्री में आगे नहीं जा, ऑर्गेनिक में आगे नहीं जा पाओगे, ध्यान रखिएगा। सो ध्यान से सुनिएगा। पहले हम लोग को पढ़ना है सिमेट्री। व्हाट इज सिमेट्री? व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में ये सिमेट्री क्या होता है, किसी को कुछ पता है? अभी आप लोग आज सब जान जाओगे कि सिमेट्री क्या है, कितने टाइप का होता है और कौन कौन सा होता है। ये सारी बातें हम लोग सब कुछ आज सीखने वाले हैं। व्हाट इज सिमेट्री, हाउ मेनी टाइप ऑफ सिमेट्री, एंड कैसे पता चलेगा दिया गया मॉलिक्यूल सिमेट्री रखता है या नहीं रखता है। ठीक है, चले शुरू करें। ध्यान से देखो, दो वर्ड है, एक का नाम है सिमेट्री एलिमेंट और दूसरे का नाम है सिमेट्री ऑपरेशन। पहला है हमारा सिमेट्री एलिमेंट और दूसरा है बच्चों सिमेट्री ऑपरेशन। इन दोनों को मिला के किसी भी मॉलिक्यूल में आता है सिमेट्री, तो दूसरा है सिमेट्री ऑपरेशन। अब दोनों क्या होता है चलिए जरा समझते हैं। व्हाट इज सिमेट्री ऑपरेशन एंड व्हाट इज सिमेट्री एलिमेंट। सिमेट्री एलिमेंट कह सकते हो पोजीशन होता है या वो जगह होता है जहां पे ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। वो जगह या वो पोजीशन जिस पे हम ये ऑपरेशंस को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री ऑपरेशन। और जिस जगह पे करोगे उसको बोलते हैं सिमेट्री एलिमेंट। और ये तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा प्लेन, किसी प्लेन से। दूसरा होता है हमारा सेंटर, किसी सेंटर से, मॉलिक्यूल के सेंटर से। और तीसरा होता है एक्सिस, किसी भी मॉलिक्यूल के एक्सिस से। या प्लेन से या सेंटर से या एक्सिस से हम ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन क्या होता है, पहला ऑपरेशन या तो हम रोटेशन करेंगे मॉलिक्यूल का, या तो हम रोटेशन करें, या दूसरा हम रिफ्लेक्शन करें,
रोटेशन या रिफ्लेक्शन करें, या तीसरा इन्वर्जन करें। ठीक है, रोटेशन, रिफ्लेक्शन या इन्वर्जन, इन तीनों में से कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। सो जब किसी मॉलिक्यूल को किसी प्लेन, सेंटर या एक्सिस से रोटेशन, रिफ्लेक्शन या इन्वर्जन किया जाए, ठीक है, रोटेशन, रिफ्लेक्शन या इन्वर्जन किया जाए और वो मॉलिक्यूल आइडेंटिकल आ जाए, कोई डिफरेंस ना है। जैसे आपको पकड़ा, आपको किसी पॉइंट से या किसी प्लेन से रोटेट किए, रिफ्लेक्ट किए या इन्वर्ट कर दिए, और सब करने के बावजूद भी आप पहले जैसे ही दिखाई दो, मतलब कि दोनों स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस ना आए, बोथ स्ट्रक्चर्स आर आइडेंटिकल या इनडिस्टिंग्विजिबल हो जाएं, देन दैट मॉलिक्यूल हैव सिमेट्री, देन दैट मॉलिक्यूल हैव सिमेट्री। बात समझ में आया? व्हेन ए मॉलिक्यूल इज रोटेटेड, रिफ्लेक्टेड या इन्वर्टेड फ्रॉम ए प्लेन, पॉइंट और एक्सिस, सेंटर को बच्चों पॉइंट भी कहा जाता है, इसको पॉइंट भी लिखा जाता है, ठीक, फ्रॉम ए प्लेन, पॉइंट और एक्सिस विच विल प्रोड्यूस इनडिस्टिंग्विजिबल, इनडिस्टिंग्विजिबल कह सकते हो या इसी को आइडेंटिकल कह लो, एक ही बात है। जब हम किसी मॉलिक्यूल को रिफ्लेक्ट, रोटेट या इन्वर्ट करें किसी प्लेन से, किसी सेंटर से या किसी एक्सिस से, और ये पूरा रोटेशन हमको सेम मॉलिक्यूल दे दे, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। ऐसे मॉलिक्यूल में सिमेट्री पाया जाता है, और जिन मॉलिक्यूल में सिमेट्री पाया जाएगा वो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। बोलो समझ आया? बोलो समझ आया? व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री क्या है? सिमेट्री कुछ नहीं है, एक रोटेशन, रिफ्लेक्शन या इन्वर्जन है किसी भी मॉलिक्यूल का, उसके प्लेन से, उसके सेंटर से या उसके एक्सिस से, जो कि सेम या इनडिस्टिंग्विजिबल या आइडेंटिकल स्ट्रक्चर देता हो, तो उस मॉलिक्यूल में सिमेट्री है। और जिन मॉलिक्यूल में सिमेट्री है वो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे, वो किसी भी कीमत पे ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेंगे, मतलब वो थीटा बराबर उनका 0 होगा। बोलो क्लियर? आया? घुसा तुम्हारे मोटी खोपड़ी में? आगे चलें नेक्स्ट। अब हम लोग करने वाले कितने टाइप के सिमेट्रीज हैं। सो हमारे खानदान में 3 टाइप के सिमेट्री हैं, है ना। हम लोगों को 3 टाइप की सिमेट्रीज पढ़नी है बच्चों। कौन कौन सी? पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो पहला है हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री, हम लोग ये पढ़ने जाने वाले हैं आज। प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। शॉर्टकट में हम लोग इसको POS, क्या पढ़ोगे? POS। दूसरा होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस, COS। शॉर्टकट इसको COS, कॉस कहेंगे, ठीक है, कॉस कहेंगे। और तीसरा है बच्चों एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एक से अधिक एक्सिस होता है इसलिए एक्सेस लिखा जाता है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, इसको हम लोग लिखेंगे AOS। ये हमें तीनों टाइप का सिमेट्री पढ़ना है, ठीक है। ये 3 टाइप के सिमेट्री है, पॉस, कॉस और ऑस, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर? तो पहला हम लोग शुरू करने वाले हैं, दैट इज आवर प्लेन ऑफ सिमेट्री। हेडिंग डाल लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलो आप लोग थोड़ा, अब आपको 5 मिनट का, 2 मिनट का टाइम लेते हैं, कमेंट सेक्शन में आ जाओ। किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, कुछ पूछना, बताना, डिस्कस करना हो तो कर लो, फिर हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री शुरू कर लेंगे। आ जाओ कमेंट सेक्शन में। एनीबॉडी, किसी को कोई डाउट, परेशानी, कुछ भी? अगर ये हो गया तो फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी है किसी को?
मतलब हम लोग आगे चल सकते हैं, ठीक ना। चलो ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, चलो किसी को पता है व्हाट इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। पहला है हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री बोले तो POS। देखो अगर आपको जहां आप बैठे हो आपको बीचों बीच काट दिया जाए, दो पार्ट में आपको कट कर दिया जाए, तो इक्वल हाफ बनेगा कि नहीं बनेगा ये बताओ। किसी भी मॉलिक्यूल को अगर हम ऐसे कट करें कि वो दो बराबर भागों में बढ़ जाए, या ऐसा कोई प्लेन जो किसी भी मॉलिक्यूल को दो बराबर भागों में कट कर देता होगा, वही प्लेन कहलाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कुछ होता नहीं, बस एक इमेजिनरी प्लेन होता है, ठीक है। इट इज एन इमेजिनरी प्लेन, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन, ये एक आपका इमेजिनरी प्लेन होता है बच्चों। इट इज एन इमेजिनरी प्लेन विच बाइसेक्ट या कह सकते हो कट कर दे, विच बाइसेक्ट और कट ए मॉलिक्यूल इंटू टू इक्वल हाफ, मॉलिक्यूल इंटू टू इक्वल हाफ, दो बराबर भागों में बांट दो, इंटू टू इक्वल हाफ, that plane is called plane of symmetry, that plane is called plane of symmetry, POS। मैं बार बार प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लिखूंगा, POS लिख दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखो, एक हमारे ये मॉलिक्यूल है, इसको देखो जरा, COOH। आप सबने इमली खाया होगा, इमली के अंदर जो एसिड पाया जाता है उसी का नाम टार्टारिक एसिड होता है। टार्टारिक एसिड, और जो स्ट्रक्चर में बनाया हूं बच्चों ये टार्टारिक एसिड का है। अब ध्यान से देखो, अगर इस मॉलिक्यूल को हम, ये जो हमारा मॉलिक्यूल सामने है, इसको यहां से ऐसे कट करें, ध्यान से देखो ये, तो क्या ये दो इक्वल हाफ में नहीं कट रहा है? देख के बताओ, क्या ये मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ में नहीं कट रहा है? इस प्लेन पे मैंने कट किया, देखो जरा, क्या ये मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफों में कट हुआ कि नहीं? एकदम बराबर बराबर कटा कि नहीं? जितना ऊपर उतना ही नीचे। इक्वल हाफ का मतलब होता है बराबर, जितना ऊपर उतना नीचे। क्या इक्वल हाफ में है? हाँ सर, इक्वल हाफ में कट गया है। सो ये जो प्लेन मैंने लगाया है, इस प्लेन का नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसने इस मॉलिक्यूल को दो बराबर भागों में चीर के रख दिया, कट करके रख दिया, काट दिया, देन दिस प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल है COOH, ये हो गया Br, ये हो गया Cl, इधर भी है COOH। आप लोग बताओ, क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? क्या ये मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री रखा है या नहीं रखा? यस या नो? हाँ भाई, चलो, इस दिए गए मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। थोड़ा आप लोग एक्टिविटी दिखाओ, नहीं सो जाओगे। दिए गए मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? सबसे पहले एक बात ये समझो, जो भी आपको ग्रुप या एटम दिया जाएगा, आप उस एटम या ग्रुप को गोला मानोगे, दैट इज मतलब दैट इज कॉल्ड स्फीयर। चाहे CH3 हो तब भी ये गोला कहलाएगा, ये गोला ही होगा। Cl होगा तब भी ये गोला होगा, Br होगा तब भी गोला होगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी एटम या ग्रुप हो उसको हम लोग क्या मान के चलेंगे? पूरा गोला, स्फीयर। तो जब हम गोला स्फीयर मान लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? Cl भी गोला हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा ही गोला हो गया वो। ये Cl हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? गोला, स्फीयर हो जाएगा ना। तो इसको हम गोला मान लेंगे और इसको भी क्या मान लेंगे? गोला। अब दोनों गोले के ऊपर से प्लेन गुजार देंगे, है ना। दोनों गोले के ऊपर से क्या करना अपन लोग को? प्लेन ऐसे निकाल दो। इस प्लेन को हमने कहां से निकाला? दोनों गोले के ऊपर से। ध्यान से देखो, एकदम बीचों बीच दोनों के निकाल दिया प्लेन। अब इस प्लेन को हमने कहां से निकाला है? दोनों गोले के ऊपर से। इक्वल हाफ में कटेगा कि नहीं कटेगा? दिखा रहा हूं आपको काट के, ये देखो, ये दोनों गोले आधे आधे कट रहे हैं। आधा पार्ट जो ऊपर है, ये ऊपर है आधा पार्ट, ये ऊपर है आधा पार्ट, और ये आधा पार्ट उसके जस्ट नीचे है। ये दोनों गोले आधे कट गए।
ऊपर जो था वही नीचे है। तो यहां से क्या हुआ, इस पॉइंट से हमने देखा ये मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ में कट गया। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है, दिखा सभी को? दैट ये वाला प्लेन क्या कर रहा है, इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में कट कर दे रहा है। आधा देखो गोला ऊपर दिख रहा है, आधा गोला नीचे। सो दिस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो किसी मॉलिक्यूल को दो इक्वल भागों में कट कर देता हो, दो बराबर भागों में कट करके रख देता हो, चीर के रख देता हो, दैट प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। और ध्यान से, जिन मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, नोट यही है, वो सारे मॉलिक्यूल एक कायरल या ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। मॉलिक्यूल हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री आर ऑलवेज ए कायरल, इसी को ए कायरल कह लो, या ऑप्टिकल इनएक्टिव, एक ही बात है, ए कायरल और ऑप्टिकल इनएक्टिव। बात समझ गए? जिन मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा वो मॉलिक्यूल हमेशा ए कायरल या ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल? अब तो यहां तक सभी को समझ आया? अब इसके बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री के बाद कई सारी बातें अभी इसमें, अभी खत्म नहीं हुआ है। एक वर्ड आएगा मीजो कंपाउंड, फिर उसके बाद एक वर्ड आएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री इन डिफरेंट साइक्लिक के साइक्लिक कंपाउंड। हर मॉलिक्यूल में हमें डिफरेंट डिफरेंट जगह से प्लेन लगाकर उसको कट करके देखना है इक्वल हाफ में कटता है या नहीं कटता है। पहले आप लोगों से जानना यह है, इतनी बात सभी को समझ में आई या नहीं? क्योंकि ये आइसोमेरिज्म है, ये आपके दिमाग का दही कर देगा, इसीलिए रेगुलरिटी मेंटेन करिएगा, क्लासेस अच्छे से समझिएगा। जो डाउट रह जाए हमसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। डाउट्स नहीं रहने चाहिए, नहीं तो ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। ये ऑलरेडी 3D में है, ये सब कुछ क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। देखो ये इमेजिनरी प्लेन है, ये दिमाग में, जैसे अब आपको बोला मैंने, अगर इंसान को काटना हो तो क्या बराबर बराबर भागों में कट जाएगा? मार्फोलॉजिकली इक्वल हाफ में कट जाओगे। यहां से काटना चालू करो, नाक आधा करते हुए बीचों बीच कट जाओगे इक्वल हाफ में, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली। बट एनाटॉमी अंदर जब जाओगे तो लीवर एक किनारे है ना, आपका इंटेस्टाइन जो पेट है वो एक किनारे होगा, बाइल्स जूस बाइल जहां से निकालता है वो अलग होगा। तो इंटरनली तो नहीं पता, बट एक्सटर्नली हम प्लेन ऑफ सिमेट्री में हैं, हमें इक्वल हाफ में काटा जा सकता है ऊपर से। ऐसा ऊपर से काटो, सीधा सीधा दो बराबर भागों में हट जाओगे, तो जो बीचों बीच कटा वो हमारा क्या था, प्लेन ऑफ सिमेट्री था। बात समझ गए? सो दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बेसिक जानकारी हो गई। अब इसके बारे में और डिटेल पढ़ना है, वो डिटेल हम लोग कल पढ़ेंगे, आज नहीं। आज बस यहीं तक, इसके बाद का जो पार्ट है वो हम लोग कल करेंगे। अब आप लोग बताइए, यहां तक सबको समझ आ गया? बस आप लोग रेगुलर पढ़ते जाओ, कायदे से पढ़ते जाओ। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है, और इतने ढंग से आप पढ़ोगे, इसके लिए आप चाहे IIT जैम के लिए जा रहे हो, चाहे JEE के लिए जा रहे हो, चाहे नीट के लिए जा रहे हो, किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो ना, ये सारे के सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं, और बहुत जम के हेल्प करेंगे, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। तो आप इन चीज़ों के लिए तो एकदम निश्चिंत रहो कि कैसा होगा, बहुत शानदार होगा, जो भी होगा बहुत ही शानदार होगा। कल से फर्स्ट यूनिट का मैं कल से स्टार्ट करूंगा, यूनिट वाइज कल से, ठीक है? जितने लोगों को यूनिट वाइज पढ़ना है, सारे यूनिट्स में कल से स्टार्ट कर दूंगा। आप लोग टेंशन ना लो, बस पढ़ने के लिए रेडी रहो, मैं कल से सारे यूनिट्स पढ़ा दूंगा, डोंट वरी।
तो यहाँ तक हो गया, चला जाए आज की सभा संपन्न की जाए ना। बस बाकी कुछ चीज़ जानकारी चाहिए तो पूछ लेना, बता दूंगा मैं। मुझे तो लगता है अभी सबको सब कुछ क्लियर है, किसी को कोई डाउट है नहीं, और कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना, ठीक। बाकी कल से यूनिट वाइज कल से स्टार्ट करेंगे, पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, वेट करो, बहुत जल्दी उसको भी स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है बच्चों, चलो अब मैं थोड़ा एक काम कर रहा हूँ, आप लोग आराम से जा सकते हैं लीव करके। 2 मिनट में एक सेटिंग करना है, मैं कर लूँ, फिर उसके बाद मैं भी चला जाऊँगा।